दोस्तों दिल्ली सल्तनत के सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली डायनेस्टी तो थी ही, साथ ही सबसे ज़्यादा चर्चित भी रही। सबसे ज़्यादा उल्टे सीधे काम जो हुए वो इसी दौरान हुए। कभी करेंसी चेंज कर दी तो कभी पूरी की पूरी राजधानी ही। और इसमें सबसे ज़्यादा फायदा और नुकसान जो हुआ वो आम जनता का हुआ। एक बहुत बड़ी सेना का गठन किया और उनको 1 साल की एडवांस सैलरी भी दे दी और कुछ ही महीनों बाद पूरी की पूरी सेना को भंग कर दिया। इसने ये प्रूव कर दिया कि पढ़ा लिखा होना और समझदार होना दो अलग चीज़ें हैं। दोस्तों हम बात कर रहे हैं तुगलक वंश के सबसे महत्वपूर्ण शासक मोहम्मद बिन तुगलक की। दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका भारतीय इतिहास की सीरीज में। इसमें आज हम बात करेंगे दिल्ली सल्तनत के सबसे चर्चित, सबसे फेमस डायनेस्टी यानी तुगलक डायनेस्टी की, और डिटेल में जानेंगे इस वंश के हर एक शासक के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। दोस्तों साल 1320 में खिलजी वंश का अंत हो गया, जिसके बाद गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा और तुगलक वंश नाम से एक नए वंश की स्थापना की। वह पहला ऐसा सुल्तान था जिसने सबकी सहमति से सत्ता हासिल की और सिंहासन पर बैठने के बाद, जैसा कि ज़्यादातर सुल्तान करते हैं, उसने भी सभी महत्वपूर्ण पदों पर अपने सगे संबंधियों और रिलायबल पर्सन को अपॉइंट किया। सुल्तान के कुल 5 बेटे थे, जिनमें से सभी को उसने कोई न कोई टाइटल दे रखी थी। फॉर एग्जाम्पल उसने अपने सबसे बड़े बेटे मलिक फखरुद्दीन जूना खान को उलुग खान की उपाधि प्रदान की। दोस्तों अब सुल्तान बनने के बाद गयासुद्दीन तुगलक के पास जो सबसे बड़ा चैलेंज था वो था सुल्तान की खोई हुई डिग्निटी को फिर से इस्टेब्लिश करना। अभी तक अनेक राज्य खिलजी वंश की कमजोरी का फायदा उठाकर खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिए थे। इसके अलावा सुल्तान का जो खजाना था वो भी कुतुबुद्दीन मुबारक और खुसरो शाह ने अमीरों और सैनिकों को खुश करने में ही खाली कर दिया, और अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो भी व्यवस्था लागू की गई थी वो सारी की सारी फेल हो गई। तो ये सारी वो चैलेंजेस थे जिनसे सुल्तान को तुरंत डील करना था। इसके लिए सुल्तान ने उन सभी लोगों को जिनको खुसरो खान ने मनमाने तरीके से जागीरें और अनुदान प्रदान किए थे, उन सभी को वापस करने का ऑर्डर पास किया। करप्शन को रोकने के लिए उसने अधिकारियों को उचित वेतन दिया और जो अच्छा कार्य कर रहे थे उनको प्रमोट भी किया। सैनिकों का भी विशेष ध्यान रखा और हुलिया और दाग प्रथा को स्ट्रिक्टली लागू किया। गयासुद्दीन तुगलक के समय में एग्रीकल्चर सेक्टर में काफ़ी सारे अच्छे काम हुए। उसने एग्रीकल्चर में टैक्स बढ़ाने की जगह पर सुधारों पर ज़्यादा फोकस किया और इसके लिए उसने ऐसी भूमि जो अभी तक सिंचाई की व्यवस्था ना होने के कारण बेकार पड़ी थी उनको यूज में लाने का प्रयास किया, और इसके लिए उसने सिंचाई की व्यवस्था की और बहुत सारी नहरें बनवाई। और इस तरह उसके प्रयासों से कृषि उपज में वृद्धि तो हुई ही, साथ ही उसे टैक्स भी इंक्रीज नहीं करना पड़ा। तो अब उसका प्रशासन काफ़ी हद तक सही हो चुका था और अब बारी थी उन राज्यों को दिल्ली सल्तनत में मिलाने की जो खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिए थे। और इसके लिए उसने सबसे पहले साल 1323 में अपने सबसे बड़े बेटे फखरुद्दीन जूना खान को तेलंगाना की राजधानी वारंगल भेजा, जहां पर काकतीय वंश का शासक प्रताप रुद्र देव स्वतंत्र होकर शासन कर रहा था। जूना खान ने प्रताप रुद्र देव को युद्ध में हराया और काकतीय वंश का अंत करके उसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया। इस जीत के बाद गयासुद्दीन तुगलक ने जूना खान को अपना उत्तराधिकारी नॉमिनेट कर दिया, जो कि आगे चलकर मोहम्मद बिन तुगलक कहलाया। इसके बाद उसने अन्य राज्यों के अगेंस्ट भी अपना अभियान जारी रखा। सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक का जो अंतिम सैन्य अभियान था वो बंगाल के अगेंस्ट था, जहां पर गृह युद्ध चल रहा था। उसने वहां पहुंचकर बंगाल में फैली अव्यवस्था और अशांति को दूर किया और लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि उस समय के महान सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया से सुल्तान के संबंध ठीक नहीं थे। बंगाल पर सफल अभियान के बाद जब सुल्तान दिल्ली वापस लौटने लगा तो उसने शेख निजामुद्दीन औलिया को सूचना भिजवाई कि उसके दिल्ली पहुँचने से पहले वह दिल्ली छोड़ दे। दोस्तों इस पर शेख निजामुद्दीन औलिया ने जवाब दिया, हनूज दहली दूर अस्त, यानी हुजूर दिल्ली अभी दूर है। दिल्ली से 6 किलोमीटर दूर अफगानपुर में लकड़ी के बने एक भवन में सुल्तान के स्वागत करने की व्यवस्था की गई थी। ऐसा माना जाता है कि जब वह इस भवन में बैठकर हाथियों का प्रदर्शन देख रहा था तभी यह भवन गिर गया और उसकी डेथ हो गई, और इस तरह शेख निजामुद्दीन औलिया की बात सच साबित हो गई। और अब उसका बेटा जूना खान साल 1325 में मोहम्मद बिन तुगलक नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। सुल्तान बनने के बाद उसने योग्यता के आधार पर अधिकारियों की पोस्टिंग की और हिंदुओं को भी ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। हिंदुओं के प्रमुख त्यौहार होली में भाग लेने वाला वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। बलबन की तरह ही वह खुद को ईश्वर की छाया मानता था और अपने सिक्कों पर जिल्ली हिला शब्द खुदवाया। दोस्तों दिल्ली सल्तनत के इतिहास में सबसे बड़ा साम्राज्य मोहम्मद बिन तुगलक का ही था। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा सुल्तान था, लेकिन क्या आपको पता है कि दिल्ली सल्तनत का सबसे पागल सुल्तान भी इसे कहा जाता है? कैसे, आइए जानते हैं। क्योंकि वह काफ़ी पढ़ा लिखा था, इसलिए वह हमेशा नई नई योजनाएं बनाता रहता था। वैसे तो उसने कई सारी योजनाएं बनाई और लागू की, लेकिन उसकी ये 5 योजनाएं सबसे ज़्यादा विवादित रहीं। उसकी जो सबसे पहली योजना थी वो थी दोआब में कर वृद्धि। एक्चुअली गंगा यमुना का जो दोआब था वो बहुत ही उपजाऊ था, इसलिए सुल्तान ने आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इस क्षेत्र में टैक्स की दरों में वृद्धि कर दी। बट अनफॉर्चुनेटली टैक्स इंक्रीज करने के कुछ ही समय बाद यहाँ पर अकाल पड़ गया
लेकिन टैक्स में कोई छूट नहीं दी गई, यहाँ तक कि जबरदस्ती टैक्स वसूला गया और इस तरह हजारों लोग भुखमरी से मारे गए। सुल्तान का दूसरा जो सबसे गलत डिसीजन था वो था अपनी राजधानी शिफ्ट करना। साल 1326 से 27 में उसने अपनी कैपिटल दिल्ली से दौलताबाद शिफ्ट करने का डिसीजन लिया और उसका नाम कुतुबुल इस्लाम रखा। राजधानी परिवर्तन के बारे में उस समय के एक फेमस लेखक जियाउद्दीन बर्नी ने लिखा है कि नगर इतना बुरी तरह उजड़ गया कि नगर की इमारतों, महलों और आसपास के इलाकों में एक बिल्ली या कुत्ता तक नहीं बचा था। दौलताबाद पहुंचने के कुछ ही समय बाद वहां पर प्लेग फैल गया, जिससे सुल्तान खुद भी पीड़ित हो गया। इसके अलावा सुल्तान जिस उद्देश्य से यहाँ पर आया था वो पूरा नहीं हो सका और इसलिए साल 1335 में उसने राजधानी पुनः दिल्ली शिफ्ट करने का डिसीजन लिया। उसके इस तरह बार बार डिसीजन चेंज करने से चारों तरफ अशांति फैल गई और जनता उसके अगेंस्ट हो गई। राजधानी परिवर्तन के बाद जो उसका अगला डिसीजन था वो था सांकेतिक मुद्रा यानी टोकन करेंसी जारी करना। उस समय चांदी के सिक्कों को टंका और तांबे के सिक्कों को जीतल कहा जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने चांदी के सिक्के की जगह पर उसके मूल के बराबर ही कांसे का सिक्का जारी किया, लेकिन एक गलती कर दी, उसने सिक्कों पर कोई रेगुलेशन नहीं बनाया और यहाँ तक कि सिक्कों की डिजाइन इतनी आसान थी कि हर कोई अपने घर भी बना सकता था और हुआ भी यही। इतिहासकार बर्नी के अनुसार उस समय दिल्ली सल्तनत का हर घर टकसाल बन गया था और कुछ ही समय बाद मार्केट में इतने ज़्यादा सिक्के हो गए कि इन्फ्लेशन बढ़ गया और सारी इकोनॉमी ही कोलैप्स कर गई। बाहरी देशों से जो व्यापार हो रहा था वो बंद हो गया और अंत में सुल्तान ने निराश होकर टोकन करेंसी को बंद करने का डिसीजन लिया, लेकिन फिर से एक बड़ी मिस्टेक कर दी। उसने घोषणा करवाई कि जिनके पास भी कांसे के सिक्के हैं वो लेकर आए और उसके मूल के बराबर चांदी के सिक्के ले जाए। और होता क्या है कि लोगों ने मौके का फायदा उठाकर ज़्यादा से ज़्यादा फर्जी सिक्के बना डाले और इस तरह सुल्तान के पास चांदी के सिक्के खत्म हो गए और उसके पास कांसे के सिक्कों का ढेर लग गया। अगला गलत डिसीजन जो सुल्तान ने लिया वो था खुरासान और कराचिल के अगेंस्ट अभियान। खुरासान एक्चुअली ईरान के आसपास का क्षेत्र था जहाँ पर उस समय कोई योग्य शासक नहीं था और इसी का फायदा उठाकर सुल्तान उस पर अधिकार करना चाहता था। इसके लिए उसने लगभग 3,70,000 की एक विशाल सेना खड़ी की और उनको 1 साल की एडवांस सैलरी भी पे कर दी। लेकिन कुछ ही समय बाद सेंट्रल एशिया की पॉलिटिक्स चेंज हो गई और सुल्तान को अपना अभियान रोकना पड़ा। सेना पर इतना ज़्यादा एडवांस में खर्च कर दिया गया था और इसका फायदा तो कुछ मिला नहीं, उल्टे खजाने पर लोड बढ़ा और सैनिक जो थे वो भी नाराज हो गए। इसके बाद बची हुई सेना के साथ उसने कराचिल पर अटैक करने का प्लान बनाया। कराचिल एक्चुअली कुमायूं में स्थित पहाड़ी क्षेत्र था। यह रीजन इसलिए भी इम्पोर्टेंट था क्योंकि यह दिल्ली सल्तनत और चीनी साम्राज्य के बीच का क्षेत्र था और इस वजह से सुल्तान इस पर अधिकार करना चाहता था। उसने अपनी सेना के साथ कराचिल पर अटैक कर दिया, लेकिन क्योंकि उसकी सेना को पहाड़ों में युद्ध करने का अनुभव था नहीं, इसलिए उसे भारी नुकसान चुकाना पड़ा। उसके ज़्यादातर सैनिक मारे गए और वह खुद मुश्किल से जान बचाकर वापस लौट पाया और इस तरह उसके एक के बाद एक लिए गए स्टूपिड डिसीजन से जनता एकदम परेशान हो गई और जगह जगह पर विद्रोह होने लगे। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में सबसे ज्यादा 22 विद्रोह हुए। 20 मार्च साल 1351 में फीवर के कारण मोहम्मद बिन तुगलक की डेथ हो गई। फेमस हिस्टोरियन बदायूनी ने इसकी डेथ के बारे में लिखा है कि राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को अपनी राजा से मुक्ति मिल गई। अलाउद्दीन खिलजी के बाद मोहम्मद बिन तुगलक दूसरा शासक था जिसने भू राजस्व व्यवस्था पर विशेष ध्यान दिया। आय व्यय का हिसाब रखने के लिए उसने एक रजिस्टर तैयार करवाया और लगान वसूल करने वाले कर्मचारियों के निरीक्षण के लिए शताधिकारी नाम के एक पदाधिकारी की नियुक्ति की जो कि 100 गांवों पर नियंत्रण रखता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि की उन्नति के लिए दीवाने अमीर कोही नाम से एक नए विभाग की स्थापना की। मोहम्मद बिन तुगलक खुद तो विद्वान था ही, साथ ही उसने अनेक विद्वानों को संरक्षण भी दे रखा था। जियाउद्दीन बनी 17 सालों तक इसके दरबार में रहा और तारीख फिरोजशाही और फतवा जहांदारी जैसे ग्रंथों की रचना की। इसके अलावा एक कवि था बद्र चाच या बदरुद्दीन जिसने दीवाने चाच और शाहनामा की रचना की, जिसमें से शाहनामा मोहम्मद बिन तुगलक को समर्पित है। मोरक्को निवासी इब्न बतूता इसके शासनकाल में ही भारत आया। इसने इसे अपना काजी नियुक्त किया और कुछ समय बाद अपना दूत बनाकर चीन भेजा। इसने अपनी किताब किताबुल रहला में अपनी यात्रा का विवरण दिया है। सल्तनत काल की डाक व्यवस्था की जानकारी इसी किताब से मिलती है। दोस्तों, मोहम्मद बिन तुगलक की तो डेथ हो गई थी और उसने अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं किया था, तो अब समस्या ये आई कि गद्दी का अगला दावेदार कौन होगा। पहला था गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र फिरोज शाह तुगलक और दूसरा मोहम्मद बिन तुगलक का भांजा दावर मलिक। लेकिन उसके दरबार के अमीरों ने सबकी सहमति से फिरोज शाह तुगलक को अगला सुल्तान बनाया। सुल्तान बनने के बाद इसके सामने कई सारे चैलेंजेस थे। मोहम्मद बिन तुगलक के एक्सपेरिमेंट से पूरी जनता एकदम परेशान हो गई थी और इसके अलावा खजाना भी खाली हो गया था और अनेक राज विद्रोह करके खुद को स्वतंत्र घोषित कर रहे थे। सुल्तान ने सबसे पहले साम्राज्य विस्तार की जगह पर जन कल्याण को अपना आइडियल बनाया। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में जो भी लोन दिए गए थे वो सारे माफ कर दिए गए। एक शासक के रूप में फिरोज शाह तुगलक की सबसे बड़ी सफलता उसकी राजस्व व्यवस्था थी। राजस्व सुधार के इसके 2 उद्देश्य थे, एक तो इनकम में वृद्धि करना और दूसरा करदाताओं के बोझ को कम करना।
और इसके लिए सुल्तान ने 24 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया और केवल 4 प्रकार के करों को जारी रखा। ये 4 कर थे जजिया, जकात, खराज और खम्स। इसमें से जजिया गैर मुसलमानों पर लगने वाला कर, जकात मुसलमानों की संपत्ति पर, खराज भूमि कर, तो वहीं खम्स लूट में प्राप्त धन था। इसके अलावा सिंचाई कर यानी हक के सर्व लेने वाला वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। दोस्तों, फिरोज शाह तुगलक बहुत ही काइंड नेचर का था। उसने जन कल्याण के बहुत सारे काम किए। इसने दीवाने बंदगान नाम के एक नए विभाग की स्थापना की और दासों के निर्यात पर बैन लगा दिया। इसके साथ ही बेरोजगार व्यक्तियों को काम देने के लिए रोजगार दफ्तर खुलवाए। दान विभाग यानी दीवाने खैरात, पेंशन विभाग यानी दीवाने इश्तियाक जैसे नए विभागों की स्थापना की। तुगलक काल में स्थापत्य कला का सबसे ज्यादा विकास इसी के शासनकाल में हुआ। इसके लिए इसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। फिरोज तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों को टोपरा और मेरठ से लाकर दिल्ली में स्थापित किया। लेकिन इतना सुधार करने के बावजूद भी इसके शासनकाल को मध्यकालीन भारत के इतिहास का सबसे भ्रष्ट शासनकाल कहा जाता है। प्रसिद्ध इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी और शम्स ए सिराज अफीक को उसका संरक्षण प्राप्त था। इसमें से बर्नी ने फतवाए जहांदारी और तारीखी फिरोजशाही की रचना की, तो वहीं शम्स ए सिराज अफीक ने भी तारीखी फिरोजशाही की रचना की। इसके अलावा सुल्तान ने अपनी ऑटोबायोग्राफी फुतुहात ए फिरोजशाही की रचना की। दोस्तों, सिक्कों की बात करें तो इसने ससगनी नाम का चांदी का सिक्का चलाया। इसके अलावा इसने अधा और बिक नाम का तांबा और चांदी से निर्मित सिक्के भी चलवाए। स्वयं को खलीफा का नायब या प्रतिनिधि घोषित करने वाला वो दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था। मोहम्मद बिन तुगलक से इसे एक विशाल साम्राज्य प्राप्त हुआ था, लेकिन समय के साथ जो राज्य इससे अलग हो गए उसको फिर से मिलाने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वो खुद के साम्राज्य को सेव करने में लगा रहा। समय के साथ फिरोज शाह तुगलक बूढ़ा हो गया और शासन चलाने के योग्य नहीं रहा। इसके बाद साल 1388 में फिरोज शाह तुगलक की डेथ हो गई। इसके डेथ के 26 साल बाद ही तुगलक डायनेस्टी का अंत हो गया। लेकिन इन 26 सालों में इस वंश के 5 शासकों ने शासन किया, लेकिन कोई भी सफल नहीं रहा। फिरोज शाह तुगलक की डेथ के बाद तुगलक शाह सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक शाह द्वितीय के नाम से दिल्ली की गद्दी पर बैठा। इसके बाद अबू बकर शाह, नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन सिकंदर शाह और नासिरुद्दीन महमूद एक के बाद एक आए, लेकिन कोई भी लंबे समय तक टिक नहीं सका। सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद तुगलक वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय में 1398 में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया। इसके बाद दिल्ली की जो थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा बची भी थी वो भी खत्म हो गई। इसी मौके का फायदा उठाकर पंजाब का सूबेदार खिज्र खान दिल्ली का सुल्तान बनने का सपना देखने लगा। साल 1412 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक की डेथ हो गई और इसी के साथ तुगलक डायनेस्टी का दाइंद हो गया। इसके बाद अमीरों ने सबकी सहमति से दौलत खान लोधी को सुल्तान बनाया, लेकिन खिज्र खान ने दिल्ली पर अटैक करके दौलत खान लोधी को हरा दिया और साल 1414 में सैयद वंश नाम से एक नए वंश की स्थापना करके दिल्ली की गद्दी पर बैठा।